ये हमारी अकाउंटिंग सीरीज़ का लेक्चर नंबर 7 होने वाला है, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं इन्वेंट्री। तो अकाउंटिंग का लेक्चर नंबर 7 इन्वेंट्री पढ़ने वाले हैं, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे अकाउंटिंग सिलेबस में। तो शुरू करते हैं अकाउंटिंग इन्वेंट्री। तो इन्वेंट्री क्या होती है? इन्वेंट्री? इन्वेंट्री का मतलब होता है वो माल या सामान जो बिज़नेस के पास है। चाहे तो वो क्या हो सकता है, या तो बेचने के लिए हो, मतलब टू सेल, प्रोडक्शन के लिए यूज़ करने के लिए हो, टू यूज़ फॉर प्रोडक्शन, या फिर प्रोडक्शन के प्रोसेस में हो, जिसको हम वर्क इन प्रोग्रेस कर देते हैं। जैसे एक एग्जांपल बताता हूँ। एक कोई टेक्सटाइल मिल है। टेक्सटाइल मिल है, ये क्या बनाती है? ये बनाती है शर्ट्स। तो इसके पास कुछ कॉटन पड़ा है। कॉटन तो ये क्या है? इसका रॉ मटेरियल है, ये भी इसकी इन्वेंट्री में आएगा। मटेरियल है, रॉ मटेरियल कॉटन, ये इसकी इन्वेंट्री में आएगा। और कुछ आधे बने हुए कपड़े हैं जिनकी फिनिशिंग नहीं है, तो इनको क्या कहेंगे? वर्क इन प्रोग्रेस कहेंगे। वर्क इन प्रोग्रेस। और कुछ फिनिश्ड गुड हो, जो शर्ट्स है उसकी कुछ बनकर बिल्कुल रेडी है बेचने के लिए, उसको कहेंगे फिनिश्ड गुड्स। तो ये सब चीज़ें होती है इन्वेंट्री में इंक्लूड। और जो बैलेंस शीट होती है हमारी, बैलेंस शीट, इसके अंदर जो इन्वेंट्री होती है, इन्वेंट्री, वो हमेशा करंट एसेट के अंदर दिखाया जाता है। अब करंट एसेट क्या होता है वो आपको पिछले लेक्चर में मैंने बता दिया था, करंट एसेट और नॉन करंट एसेट। तो अब मैं दोबारा नहीं बता रहा हूँ, नहीं पता है तो जाके देखो क्या है। तो इन्वेंट्री का इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों हम इस लेक्चर को पढ़ रहे हैं? इम्पोर्टेंस क्या है इसका इम्पोर्टेंस? इन्वेंट्री बिजनेस का क्या एक बड़ा करंट एसेट होता है, मैंने आपको ये बता दिया। अगर इसका वैल्यूएशन गलत हो जाए, इसका वैल्यूएशन गलत हो जाए तो प्रॉफिट होगा, जो प्रॉफिट होगा वो गलत कैलकुलेट होगा। बैलेंस शीट गलत बनेगी, बैलेंस शीट है वो भी गलत बनेगी। तो इन्वेंट्री, इन चीज़ों, इन दो कारण की वजह से इन्वेंट्री बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इन्वेंट्री मैनेज करना। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं हम टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री। फटाफट टू द पॉइंट हम सारी चीज़ें पढ़ेंगे और कुछ भी नहीं छूटेगा, टेंशन मत लो। इन्वेंट्री बहुत इजी टॉपिक है, बहुत सिंपल है। जो आप आसपास अपने देखते हो बिजनेस में वही चीज़ है और कुछ नहीं है। बस इनको थोड़ा अकाउंटिंग की लैंग्वेज में हम पढ़ रहे हैं। अब टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री में क्या है, मैंने जैसे बताया आपको, इसमें मेन टाइप में चार हम चीज़ें पढ़ते हैं। पहला हो गया रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल, हम किन किन चीज़ों को इन्वेंट्री में काउंट करते हैं? रॉ मटेरियल को। कुछ वर्क इन प्रोग्रेस है, वर्क इन प्रोग्रेस, जैसे आधे बने हुए गुड्स जो पूरी तरह से नहीं बना। और रॉ मटेरियल जैसे मैंने बताया वो ऊपर टेक्सटाइल मिल का कॉटन हो गया, उसके पास पड़ा है। तीसरा फिनिश्ड गुड, फिनिश्ड गुड्स हो गया, शर्ट बनकर तैयार है तो ये क्या है? फिनिश्ड गुड। और चौथा स्टोर्स एंड स्पेयर्स, ये क्या चीज़ होती है? अब उसके पास कुछ मशीन होगी शर्ट बनाने की, ये तो क्या है? ये तो उसका एसेट है, ठीक है, ये इन्वेंट्री में आएगा। लेकिन मशीन का कुछ ऑयल होगा, जैसे मशीन ऑयल है, तो वो उसके काम आ रहा है, तो ये भी उसकी इन्वेंट्री में मैनेज करेगा। उस मशीन के कुछ स्पेयर पार्ट्स है, उसको भी हम इन्वेंट्री में काउंट करेंगे, ठीक है। ये सब अलग अलग क्लासिफिकेशन के हिसाब से दिखाया जाता है। चौथी चीज़ पढ़ेंगे हम, वैल्यूएशन कैसे करते हैं। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, इन्वेंट्री का वैल्यूएशन किया जाता है। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 इसके बारे में बात करता है, जिसको हम AS2 बोल देते हैं। वो बोलता है कि जो इन्वेंट्री है वो हमेशा लोअर ऑफ कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू पर करना है। इसका वैल्यूएशन
हमेशा लोअर ऑफ कॉस्ट और नेट रियलाइजेशन वैल्यू पर करना है। नहीं है समझ, कोई बात नहीं, एग्जांपल देता हूँ, अब समझ आएगा आपको, पुराना अकाउंटिंग प्रिंसिपल याद आएगा क्या है। मान लो कोई माल है, उसका कॉस्ट कितना है, मान लो 100 रुपये, मान लेते हैं 100 रुपये उसका कॉस्ट है, और जो मार्केट में है उसकी प्राइस, मार्केट में वो कितने में बिक सकता है, वो 90 रुपये में बिक सकता है, 100 में नहीं बिकेगा। तो उसका जो वैल्यू लेंगे हम, वो कितना लेंगे, 90 लेंगे, ना कि 100 लेंगे। तो जो लोअर वाला है वही लेंगे, क्योंकि हम अकाउंटिंग में हमने पढ़ा था कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल। कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल क्या कहता है, याद है? चलो कोई बात नहीं, वाला बता देता हूँ। कंजर्वेटिव प्रिंसिपल क्या कहता है कि जो प्रॉफिट होता है उसको ओवर स्टेट नहीं करना चाहिए, मतलब हमको फ्यूचर प्रॉफिट्स को रिकॉर्ड नहीं करना है, बताया था मैंने, याद है? प्रॉफिट्स को रिकॉर्ड नहीं करना है, लॉस को, अगर कुछ पता है हमको कि ये लॉस होने वाला है, उसको रिकॉर्ड करना है। इस इन्वेंटरी में भी हमको कंजर्वेटिव प्रिंसिपल को फॉलो करना होता है। अब देखो कॉस्ट में क्या क्या इंक्लूड होता है वो मैं आपको बताता हूँ, और क्या क्या एक्सक्लूड होता है। कोई XYZ कोई चीज़ बना रहे हैं हम, तो इसमें अब इसकी कॉस्ट कितनी लग रही है, उसमें हम क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करेंगे और क्या क्या चीज़ें एक्सक्लूड करेंगे, वो बता रहा हूँ मैं, उसको ध्यान से सुनना, बीच में आपको कुछ डाउट्स आएंगे, थोड़ा होल्ड रखना, जब मैं पूरा बता दूंगा क्या क्या इंक्लूड करना है, क्या क्या एक्सक्लूड करना है, और आपको लगेगा कि मैं जो एक्सक्लूड कर रहा हूँ वो भी चीज़ें इंक्लूड होनी चाहिए, लेकिन मैं बताऊंगा क्यों नहीं हम उसको इंक्लूड करते हैं। ठीक है, तो पहले हम इंक्लूड वाला देखते हैं, क्या क्या इंक्लूड करते हैं। इंक्लूड तो इसमें हम करेंगे, जैसे कॉस्ट ऑफ परचेस में क्या क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ परचेस, अब हमने कुछ रॉ मटेरियल खरीदा तो उसमें क्या हो जाएगा, एक तो परचेस प्राइस आ जाएगा, परचेज प्राइस, प्लस हम उसमें ट्रांसपोर्ट जोड़ेंगे, ख़रीद के हम उसको ले आए, ट्रांसपोर्ट करेंगे, उस पर हमने कुछ ड्यूटी दी होगी, जैसे कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, फिर हमको कुछ डिस्काउंट मिला होगा तो हम उसको घटाना है, ये तो हम परचेस में यूज़ करेंगे। अब कॉस्ट ऑफ कन्वर्ज़न, अब हम उसको जो रॉ मटेरियल लाए अब उसको चेंज कर रहे हैं, बना रहे हैं सामान, फिनिश्ड गुड कन्वर्जन, कन्वर्जन कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन में हम क्या क्या करेंगे, हमारा कुछ डायरेक्ट लेबर लगा होगा, डायरेक्ट लेबर को इंक्लूड करेंगे, डायरेक्ट लेबर प्लस जो प्रोडक्शन ओवरहेड्स है, ओवरहेड्स है जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह हुआ है उसको इंक्लूड करेंगे, और लास्ट अब वो बन गया तो अदर नेसेसरी कॉस्ट कौन सी हो जाएगी, नेसेसरी कॉस्ट, उसमें हम क्या इंक्लूड करें, जैसे पैकेजिंग जहाँ ज़रूरी है, पैकिंग 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 उसको करेंगे। देखो पहले हम रॉ मटेरियल खरीदेंगे, उसमें इंक्लूड क्या करना है, एक तो परचेज कितने में हमने ख़रीदा उसको हम खरीद के लाए जहाँ बनाना है, ट्रांसपोर्ट उस पर कुछ ड्यूटी लगी होगी, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी और कुछ ड्यूटी है तो वो लगी होगी, वो उसको इंक्लूड करेंगे कॉस्ट ऑफ परचेज में, और अगर हमको कुछ डिस्काउंट मिला तो उसको हम उसको माइनस कर देंगे। अब उसको हम बना रहे हैं, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन में जो डायरेक्ट लेबर लग रहा है वो इंक्लूड करेंगे, प्रोडक्शन ओवरहेड जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया और कुछ चीज़ें उनको हम इसमें इंक्लूड करेंगे। जो एक्सक्लूड करेंगे मैं बता रहा हूँ फ़िलहाल के लिए, आप प्रोडक्शन ओवरहेड्स में जो नॉर्मल चीज़ें लगती है उसको हम कॉस्ट में, जो हमारा कोई भी सामान बन रहा है, कोई भी आइटम बन रहा है, कोई भी गुड्स बन रहा है, उसमें हम उसकी कॉस्ट में उनको चीज़ों को इंक्लूड करेंगे, और अदर नेसेसरी कॉस्ट जैसे पैकिंग जहाँ पे ज़रूरी है, मतलब ज़रूरी है वहीं पे करेंगे इसको। अब क्या क्या एक्सक्लूड करना है, एक्सक्लूड क्या क्या एक्सक्लूड करना है, जैसे एबनॉर्मल वेस्टेज, जैसे आप कोई फर्नीचर बना रहे हो, मान लो आप कोई टेबल बना रहे हो, ठीक है, टेबल अच्छी नहीं मिली लेकिन ठीक है आप टेबल बना रहे हो, अब इसमें आप जितनी, आप मान लो एक 100 यूनिट वो लगा रहे हो इसमें लकड़ी, उसमें 2 यूनिट हमेशा वेस्ट होती है, ये एबनॉर्मल लॉस नहीं है, ये नॉर्मल लॉस है, इसको आप वेस्ट नहीं करोगे तो फर्नीचर नहीं बनेगा, तो इसको तो हम इंक्लूड करेंगे कि ये जो 2 यूनिट है वो हमेशा ख़राब हो रही है तो उसको तो हम इंक्लूड करेंगे। अब मान लो आग लग गई, आपकी जो लकड़ी थी उसका 80 यूनिट खर्चा, 80 यूनिट पार्ट है वो बर्न हो गया, जल गया, तो आप इसको एक्सक्लूड करेंगे,
क्यों? क्योंकि ये आपकी जो ओरिजिनल कॉस्ट आती है उस फर्नीचर को बनाने में, उसको इफ़ेक्ट नहीं कर रहा है। ये आपकी किसी गलती की वजह से या किसी और चीज़ से हुआ, तो आप इसको कॉस्ट में इंक्लूड नहीं करेंगे, आप इसको एक्सक्लूड करेंगे। ये चीज़ चले जाएगी इंश्योरेंस में, जो भी है उसमें चला जाएगा ये। तो आपको एबनॉर्मल वेस्टेज को एक्सक्लूड करना है। स्टोरेज कॉस्ट, स्टोरेज कॉस्ट जब तक नेसेसरी ना हो तब तक आपको स्टोरेज कॉस्ट इंक्लूड नहीं करनी है, ठीक है। इसको आप अभी याद रख लो, मैं बता रहा हूँ आगे। अब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, कुछ आपने कैपिटल लगाया उसका इंटरेस्ट कॉस्ट, लोन लिया, सॉरी, आपने कुछ लोन लिया है तो उसका इंटरेस्ट कॉस्ट भी आपको उस फर्नीचर या आप जो भी आइटम बना रहे हो, जो भी गुड्स बना रहे हो, उसमें इंक्लूड नहीं करना है, उसकी कॉस्ट में उसको इंक्लूड नहीं करना है। दूसरा, एडमिन ओवरहेड्स, जैसे सैलरी वगैरह हो गई, ये चीज़ें भी आपको इंक्लूड नहीं करनी है। अब ये चीज़ें कहाँ, क्यों हम एक्सक्लूड कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं एक्सक्लूड? क्योंकि मान लो हम कोई ये XYZ कोई चीज़ बना रहे हैं, इसमें जो कॉस्ट लग रहा है वो डायरेक्ट इन जो हम ये चीज़ें देख रहे हैं, जो हम एक्सक्लूड कर रहे हैं, वो डायरेक्ट इसके प्रोडक्शन में उसको इफ़ेक्ट नहीं कर रहा। बाकी जो चीज़ें हैं जो हम इंक्लूड कर रहे हैं वो डायरेक्ट इसके प्रोडक्शन को इफ़ेक्ट कर रहा है, अफेक्ट कर रहा है। तो हम ये जो चीज़ें जो एक्सक्लूड कर रहे हैं वो भी तो हमारे पैसे ही जाएंगे, उसको भी तो हमको इंक्लूड करना चाहिए। आपके डाउट और है, ठीक है। तो मैं, आप जब इसको बेच रहे हो, आप इस चीज़ को यहाँ पे मान लो, इसको आपकी पूरी जो हमने इंक्लूड करके जो कॉस्ट लगाई वो 100 रुपये बना रहे हो, आप इसको 1000 रुपये में बेचो, 7000 रुपये में बेचो, इसको कौन मना कर रहा है? आपको सब चीज़ें जो एक्सक्लूड की है वो इनसे कवर करनी है, ना कि इसकी ओरिजिनल जो कॉस्ट आ रही है उससे कवर करनी है। तो इन चीज़ों को हम एक्सक्लूड करते हैं। अब एक चीज़ आती है नेट NRV, जिसको बोलते हैं नेट रियलाइजेबल वैल्यू। ये क्या होता है? जैसे मैं पहले एग्जांपल देता हूँ। मान लो आपका कोई माल है, 1000 रुपये में बिक सकता है, 1000 रुपये में आपका वो बिक सकता है, और उसको फिनिश करने के लिए 100 रुपये लगते हैं। फिनिश करने के लिए आपको लग रहे हैं 100 रुपये, और बेचने में लग रहे हैं, सेलिंग में लग रहे हैं, उसको आपको सेलिंग जो आपकी कॉस्ट आ रही है वो 50 रुपये। तो जो आपकी नेट NRV होगी वो इन चीज़ों को माइनस करने के बाद आएगी कि आपको 1000 रुपये में से ये जो चीज़ें हैं 100 + 50, उसको माइनस करने के बाद जो 850 रुपये आएगी वो आपको नेट रियलाइजेबल वैल्यू आएगी। तो जो आपका NRV का मतलब क्या हो जाएगा? इसमें से जो आपकी एक्सपेक्टेड, फॉर्मूला बता रहा हूँ, एक्सपेक्टेड जो सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस, उसमें से आपको क्या क्या घटाना है? एक तो आपको जो बनाने का खर्चा लग रहा है, कंप्लीशन कॉस्ट, प्लस जो आपकी सेलिंग कॉस्ट है वो आपको घटा देनी है, तो आपकी NRV आ जाएगी। बस आपको ये फॉर्मूला याद रख लेना है, NRV के लिए आपको सीधा सीधा न्यूमेरिकल दे सकता है। अब देखिए जो सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें, जो जहाँ से क्वेश्चन बनेगा, अगर बनेगा तो इन्वेंट्री से, वो अब आता है, जिसमें हम पढ़ने वाले इन्वेंट्री वैल्यूएशन मेथड्स। इन्वेंट्री वैल्यूएशन मेथड्स कुछ ज़्यादा हार्ड टॉपिक नहीं है, बहुत इजी टॉपिक है, तो हम फटाफट इसको पढ़ रहे हैं। अब तक मैंने जो बताया वो आपको समझ आ रहा हो, क्योंकि आप ये सब चीज़ें अपने आसपास देखते हैं। कहीं भी अगर आपकी कोई दुकान भी हो तो आप सब चीज़ें देखते हैं, किसी दुकान को जानते भी हो तो आप सब चीज़ें जानते हैं। तो ये कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, नॉर्मल सी चीज़ें। तो इन्वेंट्री वैल्यूएशन मेथड्स है जो सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन बनेगा तो यहीं से बनेगा, ठीक है। अगर इन्वेंट्री से कोई सवाल आता है तो हम देखें, पहले तो मैं बता देता हूँ क्या क्या पढ़ने वाले हैं। एक तो मेथड्स बता देता हूँ पहले कौन कौन से हैं। एक तो मेथड होता है स्पेसिफिक मेथड, स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन, सॉरी, आइडेंटिफिकेशन। बी, फीफो, फीफो, फीफा नहीं, फीफो। फीफो क्या होता है? फर्स्ट इन फर्स्ट
आउट। टेंशन मतलब अभी मैं सब समझाऊंगा, सब समझ आ जाएगा, अभी बस देख रहे हैं हम कौन कौन से मेथड्स होते हैं। सी लीफो, लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। डी वेटेड एवरेज, GHTED, वेटेड एवरेज मेथड। ठीक है, तो ये चार है जो हम देखने वाले हैं। पहला स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन, इसको कुछ देखना नहीं है, एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा सब समझ आ जाएगा। फीफो और लीफो और वेटेड एवरेज सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसमें भी फीफो और लीफो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन बनेगा तो फीफो से बनेगा या लीफो से बनेगा, तो इन दोनों को अच्छे से देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं हम स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन। ये क्या होता है, कुछ जो ए वाला जो हमारा स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन है वो कुछ यूनिक चीज़ों पे लगता है, उन उन उनकी इन्वेंट्री को काउंट करने में, उनके वैल्यूएशन में हम इसको यूज़ करते हैं। जैसे कार हो गई, ज्वेलरी हो गई, ज्वेलरी हो गई, इन चीज़ों में होता है। जैसे भाई कार है तो आप ये तो नहीं कि भाई 50 कार की वैल्यू है, 100 कार की वैल्यू है, ऐसे थोड़ी करते हो। आप इसमें स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन करते हो कि भाई ये वाली ये कार है, इसकी वैल्यू ये है। एक ज्वेलरी है, मान लो एक हार है, उसकी वैल्यू ये है, रिंग की वैल्यू ये है, तो इसकी स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन होती है। उसका वैल्यूशन स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड से किया जाता है, कुछ यूनिक चीज़ों की। दूसरा, कुछ बस इतना ही था इसमें स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन में। दूसरा बी फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, और जो लीफो है लास्ट इन लास्ट फर्स्ट आउट। इन दोनों को अच्छे से देखो, इनको अच्छे से बिल्कुल याद रट लेना है कैसे इनको यूज, इनका वैल्यूशन कैसे होता है। तो सबसे पुराना माल है, जैसे सब जो फीफो कहता है कि जो सबसे पुराना माल है वो पहले बेचा जाता है, जो सबसे पुराना माल है वो सबसे पहले बेचा जाता है। फीफो कहता है कि जो सबसे पुराना माल है वो सबसे पहले बेचा जाता है, क्लोजिंग स्टॉक में नया माल बचा रहता है। इन्फ्लेशन में ज़्यादा प्रॉफिट दिखाता है ये वाला मेथड। ठीक है, जो वैल्यूएशन मेथड है। तो फीफो कहता है कि जो फर्स्ट इन, जो पहले आया है, फर्स्ट आउट वो पहले जाएगा। जो फर्स्ट इन, जो पहले आया है, फर्स्ट आउट वो पहले जाएगा। मैं जोर डाल रहा हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फीफो और लीफो से ही क्वेश्चन बनेगा, इन्वेंटरी से बनेगा तो क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन कैसा आएगा वो मैं बता रहा हूँ आगे, बस आपको ये याद रखना है। पहले फीफो क्या है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आया है वो पहले जाएगा। अब एग्जाम्पल देखो, अभी पूरा क्लियर हो जाएगा कि फीफो क्या है और लीफो क्या है। मान लो आपका जो ओपनिंग स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक क्या होता है वो मैंने बता दिया। स्टॉक जो फाइनेंशियल ईयर के स्टार्टिंग में जो हम काउंट करते हैं वो कहता है ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक में मान लो आपने 100 यूनिट कुछ चीज़ें खरीदी, कोई भी आप जिसके आप बिज़नेस कर रहे हो, वो 100 यूनिट चीज़ें खरीदी 10 रुपये के रेट से, तो आपकी कॉस्ट कितनी आ गई इसमें, 1000 रुपये आ गई। ठीक है, फिर आपने और परचेज़ की 200 यूनिट, 200 यूनिट ये कि आपने मान लो 12 रुपये की रेट से, ये 10 रुपये की रेट से, ये 12 रुपये, तो कितने की हो गई, ये 2400 रुपये की हो गई। टोटल कितनी आपने, आपके पास कितनी आपके पास इन्वेंट्री कितनी हो गई, आपके पास 300 यूनिट की इन्वेंट्री हो गई, जिनकी कॉस्ट अलग अलग है। पहले की 1000 रुपये पर यूनिट के हिसाब से खरीदा था, दूसरी 12 रुपये, सॉरी 10 रुपये पर यूनिट के हिसाब से खरीदा था, और दूसरी 12 रुपये पर यूनिट के हिसाब से खरीदा था। अब आपको आपने की सेल, आपने टोटल सेल कर दी 250 यूनिट्स की, 250 यूनिट्स की, तो आप इसको कॉस्ट ऑफ गुड्स, कॉग्स बोलते हैं जिसको, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये कैसे, आपको कितनी कॉस्ट बैठी है उसको कैसे कैलकुलेट करोगे। जब आप फीफो मेथड यूज़ कर रहे हो तो सबसे पहले आप जो पहले आया था उसको पहले निकालोगे। 250 में से आपने जो पहले 100 खरीदा था, आप सबसे पहले उसको निकालोगे। 100 पहले हमने वो निकाली, और हमने बाद में ख़रीदे थे 200 यूनिट, इसमें से 250 में से 100 गए तो 150 बचे। 150 में से अब आपको जो आपके पास 200 यूनिट आपने बाद में ख़रीदे थे उसमें से आप निकालोगे, तो आप 150 यूनिट यहाँ से 200 यूनिट में से निकालोगे, प्लस 150 बाद वाले में। जो 100 यूनिट है वो आपको कितने पे, 10 रुपये के हिसाब से पड़ा था, और 150 यूनिट आपको 12 रुपये के हिसाब से पड़ा था। तो आपकी जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है वो कितनी बनी, एक तो 100 रुपये के
100 यूनिट जो हमने 10 रुपये के हिसाब से ख़रीदा था, और एक 150 यूनिट जो हमने 12 रुपये के हिसाब से ख़रीदा था। तो ये कितना होगा, 1000, और ये हो गया 1800। तो ये टोटल हमारी जो कॉस्ट ऑफ गुड्स पड़ी 250 यूनिट्स की, वो 2800 रुपये पड़ी। आपका अब जो क्लोजिंग स्टॉक पूछेगा आपसे, अब कि भाई आपके पास क्लोजिंग स्टॉक कितना बच गया, क्लोजिंग स्टॉक कितना बच गया और कितनी वैल्यू रह गई उसकी। तो हमने इसमें से 250 बेच दी थी 300 में, तो हमारे पास 50 रह गई। तो और देखो, हमने जो 100 यूनिट थी जो 10 रुपये के हिसाब से थी वो तो पूरी बेच दी थी, और जो 200 यूनिट थी 12 रुपये के हिसाब से, उसमें से हमने 150 बेच दी थी। तो 50 यूनिट यहाँ से बची जो 12 रुपये के हिसाब वाली थी, 50 यूनिट बची, और जो 12 रुपये के, तो ये हमारी कितनी हो गई, 12×5 = 60, 600 रुपये की हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक बचा है। ठीक है, आपको ये फीफो क्लियर हो गया होगा आई गेस। चलो एक और एग्जांपल दे देता हूँ मैं। एग्जांपल देखो 2, मैं 3 चीज़ें दे रहा हूँ। जैसे आपने आइटम 1 खरीदा, आइटम 1 खरीदा, आपने खरीदी 100 यूनिट 10 रुपये के हिसाब से, तो आपकी कॉस्ट आई 1000 रुपये। ठीक है, आइटम 2 खरीदा आपने, मान लो ये खरीदा आपने 150 के हिसाब से, 150 यूनिट खरीदी इसकी आपने, तो ये भी आपने खरीदी 12, ये 12 के हिसाब से खरीदी आपकी, तो कितना हो गए, ये हो जाएगा, कितना हो गया, 1800। ठीक है ना, 12×5 = 0, 6, 12, हाँ 1800 हो गया। आपने आइटम 3 खरीदा, 200 यूनिट खरीदी आपने, ये खरीदी आपने 15 रुपये के हिसाब से, तो आपके पास कितनी हो गई, ये 3000 का, ये इसकी कॉस्ट आपको पड़ गई 3000 की। टोटल कितनी हो गई आपके पास, आपकी जो इन्वेंट्री है वो कितनी हो गई, 200, 300, 450 यूनिट हो गई आपके पास, जिसकी टोटल प्राइस ये कुछ आएगी जो है। अब आपने इसमें से 200 यूनिट सेल कर दी, यूनिट सोल्ड, तो आपका जो कोग्स है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कितना बैठेगा। तो फीफो मेथड से आप जब वैल्यूएशन करते हो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट से, तो आप जब 200 यूनिट निकाल लो तो जो पहले आया पहले उसको निकालना है। तो 100 यूनिट आपको यहाँ से निकालनी है, और 100 यूनिट बेच दी ना आप, 200 यूनिट बेच रहे हो आप, तो 100 यूनिट तो पहले इसमें से गई और 100 यूनिट इसमें से जाएगी। तो पहले वाले की तो पूरी गई, पहले वाले की 100 यूनिट ख़त्म, आइटम फर्स्ट की। आइटम जो सेकंड है, सेम चीज़ खरीद रहे हो आप ये सब, लेकिन अलग अलग, पहली परचेज़ ये, पहली दूसरी परचेज़ ये, तीसरी परचेज़ ये। तो 100 यूनिट पहले वाले आइटम की तो गई, उसमें से आप 200 यूनिट बेच रहे हो तो 150 में से 100 यहाँ से चली जाएगी, तो इसमें कितनी बच जाएगी, 50 यहाँ बच जाएगी। तो जो आपका क्लोजिंग स्टॉक है वो कितना आएगा, जो आपका, एक सेकेंड, जो क्लोजिंग स्टॉक है वो कितना आएगा, यहाँ से आपकी 100 चली गई तो यहाँ पे आपकी 50 बच गई, 50 जिसकी हमने 12 के हिसाब से ख़रीदा था, और जो लास्ट वाली वो पूरी ऐसे कैसी बची हुई है 200 यूनिट जो 15 के हिसाब से, तो ये तो हो जाएगा 600 और ये हो जाएगा 3000। तो मतलब आपके पास 3600 रुपये की इन्वेंट्री अभी बची हुई है जो आपका क्लोजिंग स्टॉक है। तो आई होप आपको फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पूरा क्लियर हो गया होगा। सी वाला देखते हैं हम, लीफो, इसका उल्टा होता है उसमें, देखो लास्ट इन फर्स्ट आउट, कि जो लास्ट में आया उसको पहले निकालो। जैसे आपने पहली परचेज़ की, आपने कुछ ख़रीदा, दूसरी परचेज़ की आपने कुछ ख़रीदा, तीसरी परचेज़ की आपने कुछ ख़रीदा, अब आप सेल कर रहे हो, बेच रहे हो आप कुछ, तो सबसे पहले इस वाले में से निकालना है आपको, उसके बाद इसमें से निकालना, अगर ये ख़त्म हो जाता है तो, और ये भी ख़त्म हो जाता है तो इसके बाद इसमें से निकालना है आपको, इसमें उल्टा जाना है, जबकि फीफो में आपको ऐसे आना होता था। ठीक है, ये कहता है लीफो। तो इसका एग्जांपल देखो, जैसे सेम ही डाटा ले लेता हूँ मैं, जो पहला एग्जांपल दिया था कि जो आपका ओपनिंग स्टॉक था, ओपनिंग स्टॉक 100 यूनिट था, 100 यूनिट ये था 10 रुपये के हिसाब से, तो ये आपको पड़ गया था 1000 रुपये का। आपने कुछ और परचेज़ किया, तो कितना किया था, 200 यूनिट किया था 12 के हिसाब से, तो ये पड़ गया था आपको 2400 रुपये का, 3400 रुपये आपकी टोटल कॉस्ट बैठ गई थी। तो लीफो कहता है अब
आपने फिर से कितना बेच दिया, उसमें आपने किया था सेल 250 यूनिट, इसमें भी 250 ले लो, 250 यूनिट 250 यूनिट आपने बेच दी। तो जो आपकी कॉग्स आएगी, कॉग्स COGS, कॉस्ट ऑफ, लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इसको कहते हैं कॉग्स। जो कॉग्स आएगी वो कितनी आएगी, आपको निकालना है पहले 250 यूनिट में से पहले 200 अब इसमें से निकालेंगे, फिर बची जो 50 वो इसमें से निकालेंगे। तो 200 का तो ये पूरा तो ख़त्म, और 50 इसका बचेगा, और कुछ नहीं बचेगा हमारे पास। 300 थी तो जिसमें से 250 निकालने, तो 200 यहाँ से चली जाएगी। अब उल्टा चलना है, पहले हम यहाँ से आ रहे थे, अब यहाँ से जाना है जो लीफ है उसमें। तो 200 तो ये गई और 50 इसमें से बचेगी, तो 50 ही बचेगी 10 के हिसाब से। तो हमारा जो क्लोजिंग स्टॉक है 500 रुपये का बच जाएगा। ये ख़त्म, इतना सा है लीफो और फीफो, और यही इंपॉर्टेंट है, सवाल बनेगा तो यहाँ से बनेगा। अब ठीक है, अगर एग्जामिनर का दिमाग ख़राब होगा तो वेटेड एवरेज से भी बना देगा, जो कि बहुत सिंपल है। तो ये एक्सपेक्ट नहीं किया जाता कि इतनी सिंपल चीज़ें यूपीएससी के बच्चों से पूछा जाए। ये तो हर कोई जानता है, एक नॉर्मल ना पढ़ने वाला भी, जो पढ़ता नहीं है वो भी वेटेड एवरेज मेथड जानता है कि क्या होता है। तो ये जो मेथड है वो जो प्राइस है उसको क्या कर जो प्राइस है उसको क्या कर देता है, एवरेज कर देता है। वो एवरेज पे कैलकुलेट करते हैं सब चीज़ें। तो सीधा एग्जांपल देखता हूँ मैं आपको, उससे आपको समझ आ जाएगा। आपने परचेज़ की, एक तो परचेज़ की 100 यूनिट, 100 यूनिट की परचेज़ 10 रुपये के हिसाब से, तो वही पड़ गई आपको 1000 रुपये की। आपने परचेज़ की, सेकंड परचेज़ में आपने 200 यूनिट ये किया आपने 12 रुपये के हिसाब से, तो ये आपको पड़ गई 2400 से। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। आपके पास टोटल कितनी हो गई, 300 हो गई, जिनकी आपको कॉस्ट कितनी पड़ी, 3400 रुपये पड़ी। 300 यूनिट हो गई आपकी टोटल जो इन्वेंट्री है, और आपको इसको कॉस्ट पड़ी 3400 रुपये। तो वेटेड एवरेज क्या कहेगा कि हम हर एक जो आइटम था उसकी कॉस्ट एवरेज मेथड से निकालेंगे। तो एवरेज कैसे निकलेगा इसका, 3400 में आप 300 का भाग दे दोगे, कितना आ जाएगा, 1 बच गया 10.33 पर यूनिट ही आ जाएगा। सही है, एक आइटम की प्राइस 11.33 पर यूनिट हो जाएगी आपके पास। अब आप वापस बेच रहे हो, उसी एग्जांपल बोलता हूँ, 250 यूनिट आप सोल्ड हो गई। तो आपकी कॉग्स कितनी बैठी, कॉग्स वेटेड एवरेज है तो 250 है, तो आप 11.33 से मल्टीप्लाई कर दोगे, क्योंकि एक की कॉस्ट थी। आपका जो भी आएगा, एक सेकेंड रुको मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, 250 इंटू 1133, तो ये आ जाएगा 2833 रुपये। ये आपका कोक्स बन गया। आपका क्लोजिंग स्टॉक कितना रह जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक आपके पास 250 थी। अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता कैसे भी, ऊपर से चलो या नीचे से चलो, फीफो की तरह चलो, लीफो की तरह चलो, आपके पास बच गया 50। पर यूनिट की प्राइस आपने ये रखी थी, इसको मल्टीप्लाई करो एक बार, ये आ जाएगा 567, आपका क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा। ठीक है, अब देखो और एक क्वेश्चन बनेगा, तो कहाँ से बनेगा, इफेक्ट ऑफ इन्वेंट्री मेथड। देखो, एक तो फीफो लो मेथड, ठीक है, एक लो लीफो, एक लिखो वेटेड एवरेज। अब कॉग्स इन इन्फ्लेशन, ये इसको कैसे इसको अफेक्ट करेगा, प्रॉफिट को कैसे अफेक्ट करेगा, और क्लोजिंग स्टॉक को कैसे अफेक्ट करेगा वो देखो। जब आप फीफो यूज़ कर रहे हो तो इन्फ्लेशन में ये कॉग्स कम रहेगा, प्रॉफिट ज़्यादा रहेगा। चलो मैं इसको आप समझा नहीं रहा, आप इसको बस रट लेना, या फिर आप खुद समझने की कोशिश करना कि ये कैसे हो रहा है। इकोनॉमिक्स आपने थोड़ी बहुत पढ़ी होगी तो आपको इसका आइडिया लग जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक में आपके पास लेटेस्ट कॉस्ट रह जाएगी, ठीक है, क्योंकि हम सबसे पहले वाला तो बेच देते हैं, और जो क्लोजिंग स्टॉक बच रहा है वो लास्ट वाले का बच रहा है, तो ये लेटेस्ट कॉस्ट रह जाएगी। और कॉग्स इन इन्फ्लेशन में लीफो में क्या रहता है, ज़्यादा रहती है, जो हमारी कॉस्ट आती है वो ज़्यादा आती है, और जो प्रॉफिट होगा वो कम रहेगा अगर कॉस्ट ज़्यादा रहेगी तो। और इसमें जो पुराना वाला कॉस्ट है, पुराना ओल्ड
कॉस्ट रहेगा आपका क्लोजिंग स्टॉक का। वेटेज एवरेज में बीच का रहेगा, कुछ नहीं, ये भी बीच का रहेगा प्रॉफिट भी, और ये भी बीच का रहेगा, एवरेज रहेगा। ठीक है, अब देखो एरर्स इन इन्वेंट्री पढ़ते हैं थोड़ा। जो इम्पोर्टेंट है वो चीज़ें हो गई है ख़त्म, लेकिन पूरा करना है हमको। तो एरर्स इन इन्वेंट्री, एरर्स इन इन्वेंट्री, मैं एक फॉर्मूला देता हूँ, उससे आपको समझ आएगा। कॉक्स बराबर होता है जो आपकी ओपनिंग स्टॉक रहेगा, फिर आप कुछ परचेज़ करोगे, उसमें से आपको जो आपको क्लोजिंग स्टॉक है वो माइनस करना है। इस फॉर्मूला से आपको एरर्स इन इन्वेंट्री पता लगेगी। इन्वेंट्री कैसे पता लगेगी? अब देखो मैं एक एक पॉइंट से समझाता हूँ आपको। आपने क्लोजिंग स्टॉक है वो ओवर स्टेट कर दिया, मतलब बढ़ा के दिखा दिया, तो प्रॉफिट और एसेट दोनों ओवर स्टेट होंगे। प्रॉफिट एंड एसेट्स दोनों क्या होंगे? ओवर स्टेट रहेंगे। कैसे रहेंगे? जैसे ये क्लोजिंग स्टॉक है, आपने इसको बढ़ा दिया, तो जो आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स है, अगर ये बढ़ रही है, जो माइनस वाली वैल्यू है वो बढ़ रही है, तो आपका जो कॉस्ट ऑफ गुड्स है इस फॉर्मूला से वो ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, सॉरी कम हो जाएगा, उल्टा रहेगा ना। कि आपकी अगर क्लोजिंग स्टॉक आपने बढ़ा रहे हो तो आपकी जो कॉस्ट ऑफ गुड्स है वो कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी? क्योंकि जो ओवरऑल ये जो इसकी वैल्यू आएगी इस वाले की, इसमें जो क्लोजिंग स्टॉक अगर आप बढ़ा रहे हो तो माइनस वाली वैल्यू कम हो रही है, कॉस्ट बढ़ रही है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स की वैल्यू कम हो जाएगी। जब आपकी कॉस्ट कम आ रही है तो आपका प्रॉफिट ज़्यादा होगा, आपका एसेट भी ओवर स्टेट होगा। ठीक है, समझ आ गया होगा। अगर आप क्लोजिंग स्टॉक को आप कम करते हो, अंडर स्टेट करते हो, तो इसको आप कम कर रहे हो तो जो इसकी वैल्यू वो ज़्यादा बढ़ेगी, तो आपकी कॉग्स की वैल्यू बढ़ेगी। कॉग्स की वैल्यू, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की वैल्यू बढ़ेगी ज़्यादा, तो आपका जो प्रॉफिट है वो कम हो जाएगा, आपका जो एसेट्स भी है वो भी कम हो जाएगा। अगर आप ओपनिंग स्टॉक की बात करें, आप अगर ओपनिंग स्टॉक बढ़ा रहे हो तो ऑटोमेटिक कॉग्स बढ़ जाएगा, क्योंकि ये वाली जो वैल्यू है, जो पॉजिटिव वाली वैल्यू है वो बढ़ रही है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सेल्ड, कॉस्ट जो आप बेच रहे हो उसकी जो कॉस्ट है वो बढ़ रही है। ओपनिंग स्टॉक आप बढ़ा रहे हो तो कॉस्ट की वैल्यू, कॉस्ट बढ़ रहा है, तो आपका जो ओपनिंग स्टॉक अगर आप बढ़ा रहे हो तो जो आपका जो प्रॉफिट है वो घट जाएगा। ठीक है, और आप ओपनिंग स्टॉक है उसको कम कर रहे हो, ओपनिंग स्टॉक को आप कम कर रहे हो तो जो पॉजिटिव वाली वैल्यू कम हो रही है, तो उसके सामने की ये वैल्यू भी कम हो जाएगी। मैथ्स हल्की फुल्की आनी चाहिए भाई आपको अगर ऐसी चीज़ों के लिए। ठीक है, तो आपको समझ आ रहा होगा वैसे कि आप ये वाली वैल्यू कम कर रहे हो, ओपनिंग स्टॉक कम कर रहे हो, तो ये पॉजिटिव वाली वैल्यू कम हो रही है, तो ये वाली वैल्यू भी आपकी। अरे यार कॉल क्यों करते हैं ऐसे टाइम पे हमेशा? ये कोग्स भी आपका कम हो जाएगा। जब कोग्स कम हो गया तो आपका जो प्रॉफिट है वो ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ आनी चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि जो आपका प्रॉफिट है वो इसको क्लोजिंग स्टॉक को बढ़ाने से तो क्या है, बढ़ रहा है, तो जो प्रॉफिट है जो इज़ प्रोपोर्शनल टू क्लोजिंग स्टॉक और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ओपनिंग स्टॉक, ये आपको पता होना चाहिए। मैंने समझा दिया कैसे होता है ये। तो इस लेक्चर में इतना ही था, इससे ज़्यादा इन्वेंटरी में कुछ सवाल नहीं बनेगा। तो थैंक यू सो मच लेक्चर कंप्लीट करने के लिए, और जय हिंद। इसके आप PYQ उठाना कहीं से मिले तो, वैसे पूछा नहीं है इसमें इससे सवाल, हाँ एक 2017 में पूछा था एक दो सवाल, वहाँ से आप देखना आराम से बन जाएंगे। वो पूछा था फॉर लीफो पे पूछा था, तो आप उसको उठा के देखना। और कहीं से आप प्रैक्टिस कर रहे हो, या फिर मैं जब अकाउंटिंग की हम वो पढ़ेंगे, टेस्ट सीरीज़ करेंगे, उसमें मैं इसके सवाल डालूँगा, तो वहाँ से प्रैक्टिस करना। तो फॉर लीफो से ही क्वेश्चन बनेगा और कहीं से नहीं बनेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा अब से इनका रिलेशन पूछा जाएगा। इस जो फॉर्मूला मैंने बताया आपको, कौन सा, कॉग्स इज़ इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक
प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये कैसे अफेक्ट होता है? अगर ये बढ़ रहा है तो ये बढ़ेगा, जब कॉस्ट बढ़ जाएगी तो प्रॉफिट कम हो जाएगा। अगर ये ओपनिंग स्टॉक कम हो रहा है तो कॉग्स कम हो जाएगी, कॉग्स मतलब कॉस्ट हमारी कम हो रही है तो हमारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक हमारा बढ़ रहा है तो नेट ये नेगेटिव वाली वैल्यू बढ़ रही है तो ये वाली वैल्यू कम हो जाएगी तो हमारा प्रॉफिट इससे इंक्रीज़ हो जाएगा। अगर ये कम हो रहा है तो प्रॉफिट डिक्रीज़ हो जाएगा। ये सब रिलेशन है और इस लेक्चर में इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। चलो एक सवाल पूछता हूँ मैं। और हाँ, एक सेकंड, सवाल से पहले इन चीज़ों को थोड़ा एनालाइज करना, टाइम निकाल के। लेक्चर देख के भाग मत जाना। ये मैंने क्यों मैंने ऐसा कहा, कॉग्स इन इन्फ्लेशन, प्रॉफिट, क्लोजिंग स्टॉक, ये सब कैसे चेंज हो रहा है फीफो में। जैसे मैं फीफो का बता देता हूँ। आप फर्स्ट इन फर्स्ट आउट कर रहे हो तो आपने कुछ चीज़ खरीदी थी, अब पहले ख़रीदा था उसी को आप पहले बेच रहे हो, तो इसमें जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की जो इन्फ्लेशन में वो कॉस्ट है वो कम कैसे आएगी? आपने जो पहले ख़रीदा था वो निकल चुका है ऑलरेडी, आपके पास लेटेस्ट प्राइस है। क्योंकि जो मान लो आपने एक ख़रीदा था 2012 में, एक ख़रीदा आपने दूसरा स्टॉक 2013 के स्टार्टिंग में, 2012 आपने जून में ख़रीदा, ये 13 में ख़रीदा। अब आपने यहाँ पे कुछ सामान ख़रीदा होगा और 2013 में फिर से ख़रीदा होगा। आप जब बेच रहे हो तो सबसे पहले आप इस प्राइस पे बेचोगे, तो यहाँ कुछ चीज़ें हैं जो 2013 में महंगी मिली होगी आपको, तो आपने इन चीज़ों को इस सबसे पहले बेचा तो इस प्राइस पे बेच दिया। और 2013 में आप जब बेच रहे हो तो जब आप आगे का स्टॉक बेच रहे हो तो 2013 के आसपास ही रहेगा। जब इन्फ्लेशन बढ़ती रहेगी तो आप यहाँ कुछ बेच रहे हो तो ये ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, तो आपकी जो कॉस्ट ऑफ गुड्स है वो कम आएगी। जो कॉस्ट ऑफ गुड्स कम आएगी तो प्रॉफिट ज़्यादा होगी। लीफो में क्या है, जो इन्फ्लेशन है कॉस्ट ऑफ वो ज़्यादा रहेगी, क्योंकि आप जो लास्ट वाला हो वो सबसे पहले निकाल रहे हो, और जो ये वाला है जो आपने उससे पहले खरीदा था उसको आप बाद में निकाल रहे हो, तो ऑटोमेटिक आप इसकी प्राइस आपको पास अपने इसमें को कम में ख़रीदा होगा, और आप इसको यहाँ पे अगर इन्फ्लेशन है तो आपको ये ज़्यादा महंगी पड़ गई होगी अब यहाँ पे। ठीक है, तो आप इसको निकालोगे तो इन्फ्लेशन में ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ज़्यादा रहेगा, और तो जब ये ज़्यादा रहेगा तो ये प्रॉफिट कम होगा हमारे पास। और जो क्लोजिंग स्टॉक है वो लेटेस्ट कॉस्ट पे रहेगा। फीफो में फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में जो पहले 1 2 3 ऐसे हम सीक्वेंस से खरीदा, तो ये वाला निकाल दिया, ये वाला निकाल दिया, ये वाला निकाल दिया, तो जो क्लोजिंग स्टॉक है जो लेटेस्ट कॉस्ट रहेगी वो इस वाले की खरीद रहेगी जो हमने सबसे लास्ट में खरीदा था। लीफो में क्या रहेगा, जैसे ये खरीदा, हम सबसे पहले ये निकाल चुके, अब ये वाला बचा है हमारे पास मान लो, तो कॉस्ट जो लगाएंगे हम क्लोजिंग स्टॉक की वो इस पर लगाएंगे, ना कि इस पर जो हमने लेटेस्ट में ख़रीदा था। तो इन चीज़ों को आपको देखना है। तो जैसे अब मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, कितना ध्यान से देखता हूँ। देखो मान लो एज़ पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 जो इन्वेंट्रीज होती है उसको किस वैल्यू पे दिखाना होता है, ये बताओ। जैसे ऑप्शन दे रहा हूँ मैं, हायर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी भी दे रहा हूँ, लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी, सी दे रहा हूँ मान लो मार्केट वैल्यू, और डी दे रहा हूँ हिस्टोरिकल वैल्यू। सवाल है, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 इन्वेंट्रीज़ को किस वैल्यू पर दिखाना होता है। ऑप्शन है हायर ऑफ कॉस्ट मतलब और एनआरवी जो नेट रियलाइजर वैल्यू जो, या फिर इसको एनआरवी को हटा दो आप यहाँ से, हायर ऑफ कॉस्ट पे दिखाना होता है, लोअर ऑफ कॉस्ट पे दिखाना होता है, मार्केट वैल्यू पे दिखाना होता है, हिस्टोरिकल वैल्यू पे दिखाना होता है। आपने कितने ध्यान से लेक्चर देखा है वो उसका पता लग जाएगा, कमेंट में आंसर बता देना। बाकी अगर कुछ भी डाउट रहता है, आपको समझ नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट कर देना, मैं उसका एक्सप्लेनेशन पूरा आपको कमेंट में ही दे दूंगा, कोई अलग से वीडियो नहीं बनाऊंगा, आपको कमेंट में ही सारा समझा दूंगा। ठीक है, तो अगेन जय हिंद।